Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग मैग्नेटिज्म में BSL लॉ को देखेंगे और फिर इसके एप्लीकेशंस को आगे की क्लास में देखेंगे। पहले BSL लॉ समझ लें। BSL लॉ, ओके। तो यहाँ तीन लेटर है B, S एंड L। ये तीन साइंटिस्ट के नाम पे है, बायो, सावर एंड लैप्लेस लॉ। ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट मिलके ये लॉ दिए हुए हैं BSL लॉ। फुल फॉर्म हो गया बायो सावर लैप्लेस लॉ। अब देखिए इसे यूज कहाँ करते हैं। तो बायो सावर लैप्लेस लॉ BSL लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए करेंट कैरिंग कंडक्टर। किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, और करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ होगा, इसका ही पता हम BSL लॉ से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर बनाते हैं। एक वायर लेते हैं XY, ठीक है, XY एक वायर ले लिए और इसमें I करंट फ्लो करवा दिए, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। और आप पढ़े थे 1820 में हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या था कि अगर किसी वायर में हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होता है। तो इसके चारों तरफ के पॉइंट में कहीं भी कोई एक पॉइंट चुने और इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है तो नाउ इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ बायो सावर लैप्लेस लॉ। BSL लॉ से ही हम ये निकाल पाएंगे। तो इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग BSL लॉ को यूज करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, इट इज डिफाइंड फॉर करेंट एलिमेंट ओनली। ये सिर्फ करंट एलिमेंट के लिए ही डिफाइंड है, छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, तो हमें इसका छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करना होगा करंट कैरिंग कंडक्टर का। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ डिसाइड करते हैं DL लेंथ। ओके, एक छोटा सा लेंथ लिए और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I, उससे गुना कर लिए IDL। तो IDL अब एक वेक्टर बन गया, इसकी दिशा करंट की दिशा में हो गई, तो ये बन गया आपका करंट एलिमेंट। ओके, तो BSL लॉ इज डिफाइंड ओनली फॉर करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट के लिए ही डिफाइंड है। तो इस छोटे से हिस्से के कारण किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यही हम BSL लॉ से निकाल सकते हैं। तो इट इज डिफाइंड ओनली फॉर करंट एलिमेंट। तो हम छोटे से एलिमेंट के कारण पहले फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और अगर हमें पूरे वायर के कारण अगर निकालना है तो वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। उसको इंटीग्रेट करके टोटल वायर के कारण निकाल लेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट BSL लॉ इज वैलिड ओनली फॉर करेंट एलिमेंट। ये छोटे से एलिमेंट के लिए ही डिफाइंड है। ओके, अब आगे क्या करना है। तो अब BSL लॉ निकालने के लिए जो फील्ड इंटेंसिटी होगा किसी भी पॉइंट पे, तो इसके लिए हम पहले एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले करंट एलिमेंट ले लिए IDL और इससे R डिस्टेंस पे एक्चुअली पॉइंट P सेलेक्ट कर रहे हैं। इस P पॉइंट का क्या पोजीशन है, तो पोजीशन देखने के लिए हम R वेक्टर ले लिए इस करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, और इस दिशा में क्या यूनिट वेक्टर है, तो इसके लिए R हैट ले लिए। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगी इज फाउंड टू बी, ये पाया गया क्या। तो देखिए इसमें बहुत सारा पॉइंट है, हम लोग एक एक करके आए। तो P पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी है इज फाउंड टू बी, पहला पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। जो P पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ द करंट के। करंट कितना ज्यादा फ्लो कर रहा है, I का वैल्यू ज्यादा तो फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी ज्यादा।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करेंट एलिमेंट। करेंट एलिमेंट जो आप डीएल लेंथ का लिए हैं उसकी लंबाई भी अगर ज्यादा होगी तो फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करेंट एलिमेंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल। उस एंगल का साइन लेना है जो करेंट एलिमेंट और उसका जो पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उनके बीच बन रहा है। एक बार इसको फिगर से देखें। फिगर में क्या है, तो करेंट एलिमेंट की दिशा और पोजीशन वेक्टर की दिशा। करेंट एलिमेंट की दिशा ये है, ये आइडियल की दिशा हो गई, और पोजीशन वेक्टर की दिशा ये है आर वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल ये बन रहा है, ये एंगल हो गया थीटा। तो इस एंगल का जो साइन होगा, मतलब साइन थीटा, उस साइन थीटा के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो हम फिगर से भी साइन थीटा देख लिए। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो पहला हो गया करंट एलिमेंट, सॉरी करंट का अमाउंट, दूसरा हो गया लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, तीसरा हो गया साइन ऑफ द एंगल, और चौथा है कि जो फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। करंट एलिमेंट और वो जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी का जो स्क्वायर होगा, उस स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चार चीजों का पता चला। ओके, तो अब इन चारों चीजों को हम एक साथ कंबाइन करें। ठीक है, एक साथ कंबाइन करेंगे तब देखेंगे आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो छोटे से करंट एलिमेंट के कारण ये डिफाइंड है, तो हम छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन किए डीवी। उस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो फील्ड बन रहा है उसको डीवी से रिप्रेजेंट किए। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, तो ये आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर, तो इट इज साइन थीटा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो बीच में दूरी r है, तो r के स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/r² हो गया। तो ये चारों रिजल्ट एक साथ कंबाइंड हम कर लें तो क्या मिलता है, तो dv इज प्रोपोर्शनल टू i dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r²। ओके, i dl sin थीटा बाय r² आ गया। अब देखिए, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। उस कांस्टेंट को हम लोग के लिखे यहाँ, तो dv इज इक्वल टू आई dl साइन थीटा, के लगा दिए कांस्टेंट, तो dv इज इक्वल टू के आई dl साइन थीटा बाय r² वेयर के इज ए कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ जो k का वैल्यू है, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट सेलेक्टेड। जैसे आप कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखे थे, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म देखे थे, उन हर केस में आप देखे थे कि के का जो वैल्यू है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है और सिस्टम्स ऑफ यूनिट पे भी ये डिपेंडेंट है कि। तो सबसे पहला सिचुएशन बनेगा कि हम कौन सा मीडियम ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम वैक्यूम लेके काम करें। ओके, तो आप पहले से भी ये सीख चुके हैं, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में वैक्यूम रहता है तो हम के का वैल्यू क्या लेते हैं। तो फॉर वैक्यूम यू नो दैट के का वैल्यू μ0/4π लेते हैं। μ0 ऑलरेडी आप जान रहे हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, इसका वैल्यू 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, या वेबर बाय एम्पियर मीटर होता है, या हेनरी बाय मीटर है, या टेस्ला मीटर बाय एम्पियर भी है। ये अलग अलग यूनिट है, तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफरेंट टर्म्स को सीखेंगे। अभी हम न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर को याद रखेंगे, तो μ0 का वैल्यू 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर यूज करेंगे। तो वैक्यूम के लिए के का वैल्यू निकल गया, और किसी भी दूसरे मीडियम के लिए अगर हम यूज करेंगे तो μ0 के साथ साथ एक और टर्म ऐड करेंगे μr, और ये μr क्या हो जाएगा, तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम होगा। तो k का वैल्यू μ0 μr/4π होगा। ओके,
तो आपका जो पहला इक्वेशन बना था, अगर हम वैक्यूम के लिए बात करें, पहला इक्वेशन जो है उसमें हम के जगह पे ये आपका पहला इक्वेशन है, dV इज इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस के जगह हम म्यू 0/4 डाल दें तो आपका वैक्यूम में लगने वाला फोर्स निकल जाएगा। इट विल बी योर सेकेंड इक्वेशन, dV इज इक्वल टू म्यू 0/4 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, तो आईडीएल ऑलरेडी एक करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो आईडीएल में अगर हम आर आईडीएल क्रॉस आर हैट करते हैं, अब देखिए करंट एलिमेंट आप लिए थे, यहाँ पे आईडीएल आप सेलेक्ट किए थे, आईडीएल, तो ये एक वेक्टर, और यहाँ से आर पोजीशन वेक्टर पे आप पी पॉइंट लिए थे, तो इस दिशा में हम आर हैट ले लिए। अब इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा, तो आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सीखे हुए हैं, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है ना। तो हम आईडीएल क्रॉस आर हैट निकालें, आईडीएल क्रॉस आर हैट, ओके, ये निकालेंगे तो ए की जगह है आईडीएल आ गया, और बी के जगह आर हैट है तो आर हैट का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, और इन दोनों के बीच का एंगल आप थीटा लिए हैं तो बीच का एंगल हो गया साइन थीटा, तो आईडीएल साइन थीटा आ गया, ये आईडीएल साइन थीटा आ गया, ओके। तो अगर हम आईडीएल क्रॉस आर हैट यूज कर लें तो मेरा आईडीएल साइन थीटा मिलेगा, इसी का वैल्यू आईडीएल साइन थीटा मिल जाएगा। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए आईडीएल क्रॉस आर हैट लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, ओके। अब आप जानते हैं यूनिट वेक्टर को हम आर हैट वेक्टर को आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसी वेक्टर के दिशा का यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो आर हैट के जगह पे हम आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो अब ये नीचे अब आर क्यूब हो जाएगा। तो अब आपको दो फॉर्म याद रखेंगे, अगर यूनिट वेक्टर के क्रम में लिखना है तो नीचे आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, और अगर आर वेक्टर के टर्म में लिखना है तो नीचे हमें आर क्यूब देना होगा। तो ये हो गया उस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हमें पूरे वायर के कारण निकालना है तब क्या करना होगा, हमें इसको इंटीग्रेट कर देना होगा टोटल बॉडी के कारण। तो इंटीग्रेशन बी का वैल्यू हमें निकलेगा, जब इंटीग्रेशन हम लोग डीवी करें, छोटे से करंट एलिमेंट के कारण निकाल लिए और उसको पूरे वायर पे इंटीग्रेट कर लें। तो डीवी का वैल्यू म्यू 0/4 आईडीएल क्रॉस आर हैट बाई आर स्क्वायर लिखिए, या इसे आर वेक्टर के टर्म में बदलेंगे तो नीचे आर क्यूब लिखेंगे। तो नाउ दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका फॉर्म आ गया, बीएसएल लॉ का फॉर्म आ गया, ओके। अब इसका हम लोग यूनिट क्या यूज करेंगे, तो देखिए ऐसा यूनिट इसका टेस्ला है, ऐसा यूनिट बी का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी का ऐसा यूनिट टेस्ला, या इसे हम वेबर पर मीटर स्क्वायर कहेंगे। सीजीएस यूनिट में हम इसे गॉस या मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे। एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है, ये इसका सीजीएस और ऐसा यूनिट हो गया। अब देखिए, अब जो आपने बी वेक्टर निकाला है, ठीक है, तो ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी दिशा भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आईडीएल क्रॉस आर हैट, या तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालें, और उसका एक रेडी रेकनर भी है। रेडी रेकनर के लिए हम लोग क्या करें, तो राइट हैंड थंब रूल को यूज करें। डायरेक्शन निकालने का बहुत सारा रूल है, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट रूल है वो मेरा राइट हैंड थंब रूल है, ओके। तो राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करेंगे,
देखिए राइट हैंड थंब रूल के लिए इसका जो नियम है, होल्ड द वायर इन द राइट हैंड, हम दाहिने हाथ में वायर को पकड़ेंगे। ओके, तो चलिए हम उधर आपको डिमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा रहे हैं। सपोज इट इज ए वायर, ओके, और इसको हम लोग दाहिने हाथ में होल्ड करना है, तो हम दाहिने हाथ में इसको होल्ड कर लिए विद एक्सटेंडेड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो थंब है एक्सटेंडेड थंब, ये होना चाहिए करंट की दिशा में, ठीक है। और उसके बाद हमें कर्ल द फिंगर। अब देखिए इसमें क्या करना है, होल्ड द वायर इन द राइट हैंड। अब इस कलम को हम दाहिने हाथ में पकड़े, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड में पकड़ लिए विथ एक्सटेंडेड थंब। थंब की दिशा किधर होनी चाहिए, तो थंब की दिशा होनी चाहिए करंट की दिशा में। ओके, तो मान लेते हैं कि करंट अगर नीचे से ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है तो हम अंगूठा ऊपर की ओर रखेंगे, और अगर करंट नीचे फ्लो कर रहा है तो हमें इस तरह से इसे पकड़ना पड़ेगा। ओके, तो होल्ड द वायर इन द राइट हैंड, वायर को दाहिने हाथ में आप पकड़िए विथ एक्सटेंडेड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब आपका करंट की दिशा में होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, नाउ कर्ल द फिंगर, और फिंगर को कर्ल कीजिए, फिंगर को नचाइए। ओके, जब आप फिंगर को नचाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक कंसेंट्रिक सर्किल। इसके चारों तरफ एक सर्किल, आप फिंगर को नचाइए तो आपको एक सर्किल मिलेगा। इज इट और नॉट? इसके चारों तरफ आपको एक सर्किल मिलता चलेगा, अलग अलग रेडियस पे। आप जितनी दूरी पे निकालना चाहते हैं तो बार बार सर्किल मिलता चलेगा, ठीक है। तो आपको कंसेंट्रिक सर्किल्स मिलेगा। अब ये जो कंसेंट्रिक सर्किल्स आपको मिला, दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। द कंसेंट्रिक सर्किल्स ऑब्टेन्ड रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये उस वायर के चारों तरफ जो आप फील्ड लाइन्स ड्रॉ करेंगे, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, कि फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसके चारों तरफ एक सर्किल बनाइए, सर्किल बना लिए। ये सर्किल क्या बता रहा है, ये सर्किल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रहा है, ठीक है। अब इस पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आप टेंजेंट आप क्या कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप सर्किल को देखिए, सर्किल को देखेंगे तो इस वायर के एक सामने का पॉइंट हुआ, एक पीछे का पॉइंट हुआ, एक लेफ्ट में पॉइंट हो गया, एक राइट में पॉइंट हो गया। अब इस सर्किल पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इधर आएगा, पीछे टेंजेंट ड्रॉ किए इधर गया, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए तो इधर आ गया। तो ये जो टेंजेंट आप इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट पे बी का डायरेक्शन आपको देगा। तो दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल, ओके, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन रूल, सबसे इजी यही रूल है। रूल तो और भी है, मैक्सवेल्स का कॉर्क स्क्रू रूल है, राइट हैंड पाम रूल है, बहुत सारा रूल है, लेकिन जो ये रूल है राइट हैंड थंब रूल, इट इज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड, और इसको आराम से हर केस में लगा सकते हैं। तो एक रूल ही हम ध्यान रखें और उसे ही हर जगह यूज करने की कोशिश करें, एक से ही आपका काम हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से सुन ले, होल्ड द वायर इन द राइट हैंड, तार वायर को राइट हैंड में पकड़े विथ एक्सटेंडेड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसमें अंगूठा आपका करंट की दिशा में हो। ओके, नाउ कर्ल द फिंगर, अब फिंगर को आप नचाएं, फिंगर को नचाएंगे तो यू विल गेट कंसेंट्रिक सर्किल्स। ये सर्किल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, और उस पे आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, जहां भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहां आपको फील्ड इंटेंसिटी की दिशा मिल जाएगी। तो आप समझ लें कि एक वायर के चारों तरफ फील्ड इंटेंसिटी की दिशा अलग अलग है, सामने इधर है तो पीछे इधर है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट में इधर है तो राइट में आगे है। ओके, तो सर्किल बनाएंगे और उसके हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन निकाल लेंगे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। उम्मीद है आपको बीएसएल लॉ समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में हम लोग बीएसएल लॉ के डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखेंगे और उनको यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।